हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर प्रश्न, और इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम हल करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब कैसे सब हमारा शॉर्ट ट्रिक रहने वाला है आप अच्छे से देखिए। इससे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जुड़ जाइए मेरे साथ। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। कहने का मतलब ये है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अनुपात है 4:5 है। इसका मतलब ये है कि 4 की खरीद है और 5 का बेचना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी सामान को खरीदने में 4 यूनिट पैसा दिया है, जबकि बेचने में 5 यूनिट पैसा लिया है। फ़ायदा कितने का होगा? तो आपने मुझसे कहा फ़ायदा होगा 1 यूनिट का, और आपको पता है फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर, कहने का मतलब क्रय मूल्य पर। और यहाँ क्रय मूल्य कितने यूनिट है? आपने कहा 4 यूनिट है। ये आ गया भाग में फ़ायदा। आपको निकालना ये फ़ायदा प्रतिशत में, तो इंटू 100 कर लेंगे और अभिष्ट आंसर आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर कहता क्या है देख लेते हैं अच्छे से। किसी 1 सेकंड लगा लेते हैं। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छे से, एक संख्या है वो खुद के 25% से 60 अधिक है। कहने का मतलब 25% होता क्या है? आपने मुझसे कहा 25% होता है 25/100। इसका भिन्नात्मक मान होता है, काट लीजिए, 25 से ये कटेगा एक बार और 25 से 100 कटेगा 4 बार। कहने का मतलब ओरिजिनल संख्या वह 4 यूनिट है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट वह संख्या है। और यहाँ पर बोला है स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो वह स्वयं के 1 यूनिट से कितना अधिक है? तो 4 में से 1 गया, वह अधिक है 3 यूनिट। और यहाँ 3 यूनिट का मान किसके बराबर है? 60 के। तो आपने कहा 3 यूनिट का मान 60 के बराबर है। यहाँ पुटिंग वैल्यू निकाल लिया आपने कहा 20 टाइम्स आएगी, यानी कि 20 बार आएगी पुटिंग वैल्यू। क्लियर? अब ये जो पुटिंग वैल्यू आई है यही मासा होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करनी है। आपकी संख्या क्या थी? आपने कहा संख्या 4 यूनिट थी। 4 गुणा पुटिंग वैल्यू 20 और संख्या आ जाएगी 80। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। कहने का मतलब जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वह वस्तु की कीमत बढ़ाकर अंकित करता है। इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। कितना बढ़ाता है? 40%। कहने का मतलब 100 में 40 यूनिट वह बढ़ाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य लिखना है आपको, यानी कि उसका खरीद मूल्य। किसका? विक्रेता का। यहाँ पर आपको करना है अंकित मूल्य, और फिर इस सामान को आपको बेच देना है। बस आपको 3 स्टेप लिखने पड़ते हैं। अगर शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो पहले वह स्वयं खरीद कर लाएगा, फिर अंकित मान बढ़ाकर, कहने का मतलब मूल्य बढ़ाकर अंकित मान सेट करेगा। क्लियर? उसके बाद उसे छूट देकर बेचेगा। तो 3 ही आपको यहाँ पर क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और बेचना लिखना पड़ेगा। देखिए अच्छे से, मूल्य कितना बढ़ाया है? 40%। मुझे एक बात बताइए, 100 का सामान था, 40 बढ़ाकर
140 में अंकित किया है उसने। जब बेचने की बात आई तो 20% की छूट दी है। कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 20% की अगर वह छूट देता है अंकित मूल्य पर, ये अपने आप में 100% होता है अंकित मूल्य। अगर 20 कम कर देंगे 100 में से तो इसको बेचा जाएगा 80% में। किसके 80% में? अंकित मूल्य के 80% में। और जैसे ही 80% में आप बेचोगे तो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि 14 अट्ठे होते कितने हैं। आपने मुझसे कहा कि 14 अट्ठे होते हैं 112, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा फ़ायदा कितना होगा? अगर कोई भी सामान आपने 100 में ख़रीदा है और बेच दिया है 112 यूनिट में तो फ़ायदा होगा 12 यूनिट का। और आपको मैं बता दूं, अगर फ़ायदा अगर आपका 100 पर होता है तो वही प्रतिशत होता है 12%। तो लाभ कितने का होगा? 12% होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पर, और 4 हमसे क्या कहता है देखने की कोशिश करते हैं 4 को। 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 क्या कहता है। 4 कहता है y का x प्रतिशत के y प्रतिशत के बराबर है। तो गौर से सुनिए, y का x प्रतिशत बराबर है किसके? y प्रतिशत के बराबर है। अब मुझे बताइए, यहाँ देखिए अगर मैं इसका गुणा करूँगा तो का मतलब होता है यहाँ पर गुणा। तो y गुणा x प्रतिशत ये तो आएगा बराबर, यहाँ 22% तो मौजूद है, 22% तो मौजूद है। किसकी कमी है? x की। किसकी कमी है? इनटू में x की। तो यही पूछा है किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा किसके? x का। यानी कि x का गुणा कर दीजिए तो आंसर ये बराबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो x के बराबर होगा, यही आंसर है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5, और 5 देख लेते हैं 5 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है। देखिए 5 कहता है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप हानि के बजाय लाभ में बेचते हो, क्लियर, तो मैं आपको डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जैसे घट जाते हैं और अलग अलग जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हानि हो रही है 5% की, कोई भी दिक्कत नहीं है, और फिर आपने इसके बजाय आपने लाभ पर बेच दिया है, और लाभ पर बेचा है कितने प्रतिशत? लाभ पर 5%। अब मुझे बताइए क्या यहाँ भी हानि है? आपने कहा नहीं, तो मैं ये कहता हूँ गैप के लिए अलग अलग जुड़ जाते हैं। यानी कि हानि और लाभ गैप के लिए जुड़ जाएंगे, और ये जो गैप आएगा कितना प्रतिशत आएगा? 10%। और ये जो गैप है 10%, ये किसके बराबर है? 5 रुपये के बराबर, क्योंकि इस गैप के कारण ही उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 10% की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो आप मुझे बताइए 100% की वैल्यू किसकी होगी? 50 के बराबर, और 100% ही संख्या होती है। तो आंसर आ गया कितना? 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। और 6 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है कैलकुलेशन वेस्ट है, और कहता क्या है पहले लिख लेते हैं। 0.63 भाग 1.26 गुणा 4 + 5 गुणा 3। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट में जाना होता है, क्लियर। उसके बाद करना होता है भाग गुणा जोड़ घटाव। तो ब्रैकेट में जाइए, ब्रैकेट में आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए भाग देना है, यानी कि इस नंबर में इस नंबर का भाग देना है, ठीक है ना। और जब भाग देना है तो आपको पता है 0.2 अंकों के बाद है, 0.2 अंकों के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा।
63 से, देखिए यहाँ सिर्फ 63 बचा है क्योंकि जीरो पढ़ा नहीं जाता आगे। 63 से 126 दो बार कटेगा तो यहाँ बचेगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा में कौन है, 4 + 5 × 3 ऐसे करेंगे आप। फिर करना क्या है आपको कर लेना है कैलकुलेशन। आप ये गुणा भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ये गुणा भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया तो आएगा 2 और 2 5 3 15 और आंसर आ जाएगा 17। क्लियर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तो सबको आता ही है और सब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का आंसर है 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 7, और 7 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है √2 - √3। यह एक है, कौन सी संख्या है ये, तो आपको बता दूं क्योंकि √2 का मान होता है 1.414 और आगे भी बढ़ता हुआ होता है और इसका पुनरावृत्ति नहीं होती, इसके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। कहने का मतलब रिपीटेशन नहीं होता अंकों का, इसलिए हम कहते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √3 का मान होता है 1.732 और आगे भी अंकों का रिपीटेशन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती, तो कह सकते हैं √3 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मुझे एक बात बताइए, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा, तो इसका आंसर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वह अपरिमेय संख्या आएगी। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है हम लोग देख लेते हैं। देखो 8 आपसे ये कहने की कोशिश करता है, पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। 8 कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर है? और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो फिर ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कंफर्म। अब एलसीएम लेना सबको आता है। जब भी कोई दो नंबर है, दो नंबरों में सबसे बड़ा नंबर देखिए उसको बढ़ाइए जिससे छोटा नंबर भी कट जाए। जैसे 24 है, 24 दूना होता है कितना, आपने मुझसे कहा 48, 24 तिया होता है 72, 24 चौक होता है 96 और 24 पंजे होता है 120। 120 पर यहाँ 20 कट जाएगा, तो यहाँ एलसीएम हो गया 120। क्लियर? और यही हो गया कार्य, क्योंकि आपको पता होना चाहिए समय बराबर होता है काम बट्टे दक्षता। तो यहाँ पर दक्षता कितनी निकलेगी, ए की दक्षता आएगी 6 यूनिट और बी की दक्षता आएगी 5 यूनिट। ये दोनों की दक्षताएं आ गई। अब होता क्या है, दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। 10 दिनों तक कार्य करेंगे तो कार्य क्या होता है, कार्य करने के लिए एफिशिएंसी यानी कि दक्षता और समय का गुणा किया जाता है। दक्षता दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की लगेगी 6 और 5 11, जबकि समय कितना है, दोनों मिलकर 10 दिन तक करते हैं तो कार्य करेंगे ये 110। मुझे एक बात बताइए, यह टोटल 120 कार्य में से 110 तो कर लेते हैं, कितना बचेगा, आपने मुझसे कहा बचेगा कार्य 10, और यह कार्य किससे करवाना है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है बी से करवाना है शेष कार्य। तो बी की दक्षता से कराना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो है ना किससे कराना है, बी से कराना है, तो बी की दक्षता लगेगी तो समय निकलेगा। तो बी की दक्षता है कितनी, आपने कहा 5 यूनिट, तो आप 5 का भाग दे देंगे यहाँ और आप 2 दिन में यह काम करवा लेंगे शेष कार्य बी से, जो कि अभिष्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 9वां। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं हम कि 9वां क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है। तो आज से प्रैक्टिस सेट के सॉल्व करने का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपका काम छोटा सा है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ मिलकर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करें और ग्रुप डी की भी तैयारी करें। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा मैं, और मैं एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स बनाने भी जा रहा हूं, वो अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है मैथ विद शेखर,
ये मैथ विद चंद्रशेखर है, वो मैथ विद शेखर है। तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसमें सारा का सारा यूथ का मैथ मिल जाएगा। उसमें 13-14 चैप्टर करीबन करा चुका हूँ। क्लियर, आपको उसमें से अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और कहने की क्या कोशिश करता है, 9 कहता है कि यहाँ 10 5 डिग्री 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री 10 45 डिग्री 10 65 डिग्री 10 85 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको क्लियर करा दूँ, इसको निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। आपको मैं क्लियर करा दूँ कि 10 ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट बी, जबकि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट तो होता है, पर होने पर केस क्या है, यहाँ ए और बी का मान मिलकर, यानी कि कह सकते हैं ए का एंगल और बी का एंगल मिलाकर 90 डिग्री बैठना चाहिए। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आपको पता है दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, तो आपने कहा कॉट। क्या कॉट को मैं उल्टा कर लूँ, आपने कहा हाँ जी उल्टा कर लीजिए कॉट को। तो कॉट को मैंने उल्टा कर लिया 1/10 बी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ मैं 10 को ले जाऊँ तो 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1। मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर ए और बी यानी कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़कर कितना मिलता है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं इसका मान 1 के बराबर होगा। कन्फर्म। तो देखिए आप पेयर आप देख लीजिए, यहाँ देखिए 10 ए 5 डिग्री है, 10 85 डिग्री, क्या इन दोनों को जोड़कर 90 बनता है। आपने कहा हाँ जी, अगर 90 बनता है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है 1 आ गई। ऐसे ही 25 में अगर आप 65 जोड़ेंगे तो 90 बैठता है, इसकी कितनी है 1, और 10 45 का मान तो 1 होता है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करना चाह रहे हैं हम लोग, और 10 को अच्छे से कर लेंगे। 10 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है वह भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा मतलब इस चैनल को आपको शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि x प्लस 1/x का मान 6 के बराबर है। तो आपको निकालना है x पर घात 2 1/x पर घात 2। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको बता दो ये पूरी चैन होती है। यहाँ पर देखिए एक घात है और एक घात से 2 घात लानी है। तो आपसे मैं कहूँगा सिर्फ करना क्या है कि पीछे वाला डाटा देखिए, एक घात का मान था आपका 6, एक घात का मान था आपका 6, इसको आप कुछ मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए a। कन्फर्म। आप हमेशा क्या करेंगे, 2 घात का मान निकालने के लिए जो एक घात का मान है उस पर घात करेंगे 2 -2 कर देंगे। क्लियर। और ध्यान रखना पहचान ये है प्लस से प्लस बन रहा है, प्लस से प्लस बन रहा है। कन्फर्म। ओके, यहाँ पर आपको करना क्या है, a पे घात 2, a का मान तो आ चुका है देखिए 6 यूनिट। क्लियर, 6 यूनिट नहीं है, 6 है, रेशियो नहीं है। 6 पे घात 2 -2, तो 36 में से 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 34। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर कितना है 34। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो कि 11वां है। 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 11वां प्रश्न पे चल रहे हैं और 11वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी देख लेंगे। थोड़ी सी सॉल्यूशन करना है इसका, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। √3 माइनस √2 गुणा करना है √3 प्लस √2 से। तो एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, ये बन गया a माइनस बी। क्लियर, गुणा a प्लस बी। और इसका फॉर्मूला तो आप बचपन से जानते ही हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। क्या होता है a² माइनस b²। यहाँ a कितना है तो आपने कहा a है √3, तो √3 का आप कर लेंगे स्क्वायर, माइनस b क्या है यहाँ पर आपने मुझसे कहा कि √2 है, उसका भी आप स्क्वायर कर लेंगे।
और आपको इतनी सी बात तो पता है कि अंडूर से स्क्वायर कट जाता है, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो आंसर आएगा 1। इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 12वां, और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एक एक बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करने की कोशिश कर रहे हैं और 12 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं हम लोग। 12 हमसे क्या कहता है, एज का क्वेश्चन है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 साल थी। गौर से देखिए 20 साल पहले वह 23 साल की औसत रखते थे। औसत का मतलब क्या होता है, पति भी 23 और पत्नी भी 23। क्लियर। आप मुझे बताइए 20 साल पहले थी ना 23, आज कितनी हो जाएगी, 23 में 20 साल आगे आ जाइए, आज उन दोनों की औसत उम्र हो जाएगी कितनी, 43 साल डायरेक्टली। तो आज पति और पत्नी की औसत उम्र हो जाएगी कितने बरस, आपने मुझसे कहा कि हो जाएगी 43 बरस। कैसे, 23 तो थी 20 साल पहले, आज कितनी होगी, आपको आगे आना पड़ेगा 20 साल, तो 23 और 20 43 साल। ये बताइए, ये तो था औसत। औसत में मैं व्यक्तियों का गुणा कर दूं, व्यक्ति कितने हैं 2, तो जैसे ही गुणा कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है औसत में अगर संख्या का गुणा हो जाता है तो बन जाता है योगफल। तो योगफल कितना आ जाएगा, तो आपने कहा पति और पत्नी की उम्र आज की डेट में 86 बरस है। ठीक है, फिर होता क्या है, अब उनके परिवार जिसमें पति है, पत्नी है और उनका पुत्र शामिल है, 3 लोग आ गए हैं। एक तो पति, एक पत्नी है और एक उनका पुत्र है, 3 लोग हैं। क्लियर। इन तीनों की औसत आयु 34 बरस है। 34 बरस तो औसत है, यहाँ योगफल लिख लिया है, गुणा 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल आज क्या है, आपने गुणा कर लिया यहाँ पर, तो आ गया 102 बरस। मुझे एक बात बताइए, यहाँ तीनों में से 2 लोग घटा दूँ, एक लोग का डाटा आएगा, तो यहाँ मैंने कहा 102 में से 86 घटा दिया और आंसर आएगा 16 बरस। मुझे एक बात बताइए, पति से पति, पत्नी से पत्नी घट जाएगा, केवल बचेगा पुत्र। तो पुत्र कितने बरस का है, 16 बरस का, और यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम करना चाह रहे हैं 13वां, और 13वां प्रश्न हमसे क्या कहने की कोशिश करता है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और आपसे क्या कहने की कोशिश करता है आप देख लीजिए। कहता है अप्रैल में एक किताब की दुकान की लाभ में 25% की वृद्धि होती है अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में एक किताब है उसमें लाभ प्राप्त होता है कितना प्रतिशत का, 25%। 25 के पहाड़े में 100 कितने बार आता है, आपने कहा 4 बार, तो आप कहेंगे 1/4 का फायदा है, यानी कि 4 यूनिट में 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, यानी कि 4 में अगर खरीद है तो आप 4 में 1 जोड़कर 5 में बेच रहे हैं, मतलब 4 में 1 का फायदा लेकर 5 में बेच रहे हैं। ये डाटा था अप्रैल का। मई में क्या हुआ, 20% की कमी आ गई, तो अप्रैल में तो बड़ा है, जबकि मई में 20% यानी कि 1/5। 20% जानते हो ना आप, 20% होता है कि भाई 20 के पहाड़े में 100 कितने बार आ रहा है, तो 5 बार, तो 1/5 कमी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मई में अगर आपने 5 में ख़रीदा है तो बेचने की बारी आई तो 5 में 1 कम पर 4 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं। हो क्या रहा है, अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में, अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान को कितना लाभ होगा, तो लग जाएगा सक्सेसिव, क्योंकि ये जो कंडीशन है शुरुआत से एंड तक है, लगा लीजिए सक्सेसिव। तो देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 बराबर 1, यानी कि इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगी। कहने का मतलब ये समान रहेंगे, तो पहला ऑप्शन ठीक है, यह समान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां 14। 14 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आपको सामने दिखाई देता है और अच्छे से पढ़ लीजिए। माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए पहले तो आप नंबर लिखिए। माध्यिका के लिए नंबर है 14,
14, 15, 17, 16 और यहाँ पर 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22, 17, 17, 22 और अगला है आपका 13। इसकी माध्यिका निकालनी है। मैं आपको क्लियर करा दूँ माध्यिका निकलती कैसे है। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। माध्यिका का मतलब होता है आपका बीच वाला नंबर, पर बीच वाला नंबर तो होता है, वह होता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बीच वाला क्या होगा? तो 9 के बीच वाला होता है हमेशा 4 इधर 4 इधर, पाँचवा अंक। पाँचवा अंक यानी कि पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर आप कौन सा कहेंगे? कहेंगे तो ऊपर कहेंगे आरोही क्रम में। मैंने कहा आपका आंसर है पाँचवा नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? 9। आप ये मुझसे कह सकते हैं सर आपने ये कह दिया कि 9 है तो आपने पाँचवा कह दिया, तो कैसे निकालेंगे? 9 में एक जोड़िए, आधा कर दीजिए, बीच का निकल आता है। 9 और 1 10 और 10 का आधा कीजिए पाँचवा। अगर होते 13 नंबर यहाँ पर, 13 में एक जोड़िए 14, 14 का आधा 7। क्लियर? अब देखिए यहाँ नंबर है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में एक जोड़िए 10, 10 का आधा 5। पाँचवा अंक या पाँचवीं संख्या आपका आंसर होगा, पर किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है? ये फर्स्ट। सेकंड क्या है? ये थर्ड। क्या है? ये कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्या है? आपने मुझसे कहा 15 है। और फिफ्थ क्या है? 16। और यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देता है। चलिए मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है क्या है कि भाई 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य निकालना है कहने का औसत निकालना है। 12 अभाज्य संख्या होती क्या है? पहले देखिए 2 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 कितने हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और रह गई है, आपने कहा 37। अब इनका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। औसत होता है औसत संख्याओं का योगफल बट्टे में होती हैं कुल संख्या। कुल संख्या। मुझे एक बात बताइए, यहाँ संख्याओं का योगफल करेंगे तो जोड़ना देखो कैसे आपको, अच्छे से देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 37 और 23 कितना हो गया? 60। यहाँ देखिए 31 29 कितना हो गया? 60। यहाँ देखिए 19 11 कितना हो गया? 30। यहाँ 17 13 कितना हो गया? 30। यहाँ 7 3 कितना हो गया? 10। यहाँ 5 2 कितना हो गया? 7। फाइनली जोड़िए 60 और 60 120 और 30 और 30 60, 120 और 60 180 190 और यहाँ 7 जोड़कर 197। तो योगफल तो आ गया 197 और जबकि कुल संख्या है कितनी? 12। 12 से आप भाग लगा दीजिए, 12 कम 12 बचेगा कितना? 7। 12 छिंग 72। तो 16 पॉइंट जो भी होगा आंसर होगा, यहाँ लिख रहा है 16.42। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। सिर्फ आपको इतना देखना होता है 16 मिल जाए उसी ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 करना चाह रहे हैं और 17 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? पहले तो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए तभी तो आप बताएंगे। तो देखिए 17 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है? कहता है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य 3 + √5 है। 3 + √5 है। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ax² माइनस मूलों का योगफल, ठीक, ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ होता है x और यहाँ होता है प्लस मूलों का गुणनफल। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मूलों का गुणनफल। ये होता है हमारा क्या? द्विघात समीकरण। बराबर आप 0 लिख सकते हैं। अब देखिए अच्छे से,
एक बात बताइए, अगर मैं ऑप्शनों को देखूं बिना सॉल्व किए हुए, तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि मैं तो पेपर में बैठा हूँ। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। अगला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। एक बात बताइए, आपका जो मूल है वो पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मूल है तो आपको ये पता होना चाहिए, एक मूल पॉजिटिव है तो दूसरा हो जाएगा इसका नेगेटिव। दोनों मूल आ गए? अगर दोनों आ गए, अगर इनको जोड़ेंगे तो भी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर चिन्ह माइनस आना चाहिए, तो माइनस इसके बाद आना चाहिए। क्या माइनस है? हाँ है, इसको रखते हैं। क्या माइनस है? नहीं। क्या माइनस है? नहीं। तो सिर्फ ये ऑप्शन बचा या ये ऑप्शन बचा? और लास्ट में आपको देखना है कि जब गुणनफल करेंगे, हम मूलों का गुणनफल करेंगे तो गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस तो कहीं नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए माइनस है इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आना चाहिए, तो आंसर हमारा ये है, ये नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप रख लीजिए, यहाँ पर आपको रखना है एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल इन दोनों को अगर जोड़ते आप तो √5 से √5 कट जाता, क्योंकि प्लस माइनस है, और तीनों तीन आता 9। कितना आता? 9x, सॉरी, तीनों तीन आता 6, मैंने गुणा कर लिया। और यहाँ पर मूलों का गुणनफल करते, इनको आप गुणा करते तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √5 का होता है 5, 9 में से 5 के 4, तो फाइनली 4 आता। और ये भी देखिए ऑप्शन 4 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं, और ये देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है। एक बार देख लेते हैं, क्या सब कुछ सही चल रहा है? हाँ जी, अब तक तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, कोई भी इशू नहीं है, ठीक चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और 18 आपकी स्क्रीन पर आने दीजिए पहले। तो स्क्रीन पर 18 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। 18 आपसे कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वह होता है, आपको पता है, अंडोड में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा मान ली ए तो ए का स्क्वायर, इसमें अनुपात ज्ञात करना है। जबकि कुछ दिया है जहाँ वृत्त का व्यास, जहाँ जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r, दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है व्यास। तो वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? ए। कहने का मतलब ए के स्थान पर आप 2r रख सकते हैं, ए के स्थान पर 2r, आपको ऐसा ही करना है। तो पाई जैसे का तैसा r स्क्वायर अंडोड 3/4, और ए के स्थान पर आप रखेंगे 2r, यहाँ ए नहीं ए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर। जब कैलकुलेशन करेंगे आप, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई अनुपात √3 आएगा। और इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करते हैं, और 19 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी हम देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, पहले तो आपके स्क्रीन पर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19, फिर आप इसको हल करेंगे। ये हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य है, कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका मासा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो 14 और 21, इनका मासा तो 7 है, क्योंकि 7 से 14 भी कट रहा है और 7 से 21 भी कट रहा है। क्या इनका मासा आपने जो देख रहा है स्क्रीन पर, क्या यहाँ पर 1 है? आपने कहा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा 9 और 12, और 9 और 12 में जो मासा है वह है 3, और जबकि मासा चाहिए 1, किसके लिए? सहभाज्य के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 39 65, उसमें 13 मासा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 और 35 में मासा आपका आएगा
क्या एक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर्स ऐसा नहीं है जो इन दोनों को काट दे, सिर्फ एक ऐसा है। तो यहाँ पर मासा एक किसका है? ऑप्शन नंबर 4, 6 और 35। ठीक है, तो इसका आंसर 6 और 35, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का मासा क्या है? आपने कहा मासा इनका एक है। तो जिनका मासा एक होता है वह आपकी को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर करना चाह रहे हैं हम 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं कि 20 क्या कहता है आपसे। चलिए, पहले तो आपके स्क्रीन पे आना चाहिए 20 कहता है पहली 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहली 10 समप्राकृतिक, पहली है 2, 4, 6, 8। मैं आपको बताऊं, इसने बोला है पहली 10, पहले तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि पहली 10 समप्राकृतिक संख्या आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका औसत निकालना है। पता है आपको औसत क्या होता है? औसत जब आपका गैप सेम होता है ना, जब नंबर्स में आपका डिफरेंस समान होता है, अंतर, तो हमेशा आप निकालते हैं समांतर माध्य, यानी कि औसत निकालते हैं। पहली संख्या लीजिए और अंतिम संख्या लीजिए, उन दोनों को जोड़ लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, बस एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज क्या होगा? 2 और 20, 22 का आधा। आपने कहा औसत होगा आपका 11। क्या होगा? 11। पर मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको कभी नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? ये आपसे कह रहा था कि पहली 10 समप्राकृतिक संख्या। तो समप्राकृतिक संख्या में स्टार्टिंग क्या आता है? 2, और 2 का 10वां समप्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 2 ढाई 20 प्लस कीजिए और 2 का भाग दीजिए। अगर आपसे कहता कि पहली 20 प्राकृतिक संख्या, तो 2 लेनी थी, और 20 दूना 40, और 40 और 2 42/2, आंसर होता है 21। तो इस टाइप से आप कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ 21, और आपसे 21 क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है ये भी आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, तो पहले तो हम उतार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। पहले तो आपके स्क्रीन पर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 कैसा क्वेश्चन है आप देख लीजिए। 21 कहता है कि 2 बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 25, 85 और 68 नग रखे जाते हैं। पहले बक्से में कितने? 85, दूसरे में 68 नग रखे जाते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जा सकते हैं जबकि दोनों बॉक्स ए और बी से पूरी तरह भर जाएं? तो कभी भी अधिकतम पूछा जाए कि अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए, तो मासा निकाल लीजिए इसका मासा कितना होगा? तो मासा निकालने के लिए 85 में से 68 घटाइए, 17 का अंतर आता है। क्या 17 से 85 कटता है? हाँ जी। क्या 17 से 68 कटता है? आपने कहा हाँ जी। तो यही इसका मासा है। तो आप बिल्कुल नग रख सकते हैं फिट करने के लिए 17, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। 17 नग प्रति पैकेट रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 22, और 22 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है कि 600 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबा पुल पार करना है तो कितना समय लगेगा? हमारी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी में चाल होती है। आपने कहा हाँ जी 72। क्या आप मुझे बता पा रहे हैं क्या पुल में चाल होती है? आपने कहा नहीं। तो सिर्फ चाल लगेगी रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो दोनों की जोड़ेगी, क्योंकि रेलगाड़ी अपना डिस्टेंस भी पार करेगी और पुल का डिस्टेंस भी पार करेगी पुल को पार करने के लिए। तो 600 और 200 800 मीटर डिस्टेंस है, और इसको पार करने में लगेगा समय। अब आपको आंसर निकालना है समय, जो कि सेकंड में। कैसे करेंगे? ये मीटर में डाटा है, कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा से आपको बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड, जो कि छोटी यूनिट है। बड़े से छोटा बनाने के लिए आप करते हैं 5/18। क्लियर? 5/18, और छोटे से बड़ा बनाने के लिए 18/5। तो 5/18 कर लेंगे, और कैलकुलेशन कर लेंगे मीठी मीठी। कैसे? 18 चौक 72, 4 पंजे 20, और 20 से ये कट जाएगा 40 बार। आपका आंसर आएगा सेकंड 40 सेकंड।
यही इसका अभीष्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 23वां। 23वां आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पहले तो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23, फिर आप देखेंगे फिर करेंगे। तो देखिए कहता क्या है, 6% वार्षिक दर से 25,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहली बात तो रेट यहाँ पर 6% है, रेशियो लगाना डिफिकल्ट होगा, रेशियो में 6/100 आएगा, 100 से 106 डिफिकल्ट होगा। तो मैंने कहा इसमें आप फॉर्मेशन तैयार कर लीजिए, कैसा, पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6% और ब्याज पर ब्याज मिलेगी, यानी कि 6 गुणा 6/100 और प्रतिशत। तो ये आएगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपके हाथों में आएगी। तो 6 और 6 12, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए 6 6 होता है 36, और जीरो का 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 12.36%। ठीक है, प्रतिशत इसमें भी कॉमन है, प्रतिशत इसमें भी, प्रतिशत इसमें बाद में लगा देंगे। तो 12.36% को की आपको मिल रही है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि किस पर है, 25,000 पर। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है देखिए आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो आपने उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रतिशत का आता है नीचे 100। अब 100 से कैसे करना है, देखिए 50 से 5 बार, 50 से ये कितने बार, 2 बार, 2 से इसको काट लेंगे 12 36 को, तो आएगा कितना, 6 1 8। इसका गुणा कर लेंगे 5 में, और 5 का गुणा करना मैं आपको सिखाता हूँ। 5 का गुणा करना है तो हमेशा इस संख्या का आधा कीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, इसका आधा करना कितना आएगा, 618 का आपने कहा 309 आएगा, और एक जीरो बढ़ा दीजिए, अभिष्ट आंसर आ जाएगा 3090, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और आपको पता है इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 24वां करने जा रहे हैं। और 24वां क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा है, 20 जनवरी 2021 का है, NTPC CBT 1 का। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ये कह रहा है कि x + 3 के प्रसार में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक। एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, गुणांक होता क्या है। पहली बात तो ये देखिए, गुणांक होता है मल्टीपल। अब देखिए अच्छे से, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ a + b का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे a³ + v³ + 3 गुणा x पे घात 2, यानी पहले वाले पर घात 2 इंटू दूसरा वाला, प्लस 3 गुणा दूसरे वाले पर घात 2 इंटू पहला वाला, यानी कि पहले वाले पर घात 1। ऐसा होता है। मुझसे क्या पूछा है, x का गुणांक। मेरा x कहाँ है, क्या x पे घात 1 यहाँ छुपा हुआ है, नहीं, हमारा x पे घात 1 यहाँ छुपा हुआ है, यानी कि x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है ये। तो यहाँ पर 3 पे घात 2, यहाँ हो जाएगा 9, और 9 का गुणा कर देंगे 3 से, तो गुणांक कितना है 27, और यही अभिष्ट आंसर है। अगर इस प्रश्न में या इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं शिफ्ट में, तो आपसे ये पूछे x² का गुणांक क्या है, तो 3 तिरका 9 आंसर होता। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर करते हैं 25। तो क्वेश्चन नंबर 25वां आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। पहले तो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। तो 25वां स्क्रीन पर आ चुका है, और कह रहा है एक टैंक में 2 इनलेट A और B हैं, यानी कि जो पाइप है वो भरते हैं, वह भरते हैं 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट है जो खाली करेगा C, पूरी टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो 2 तो भरने वाले हैं, पहला भरेगा 5 घंटे में, आपको करना क्या है, प्लस का चिन्ह ये शो करेगा तो भरने वाला है। B भर सकता है 6 घंटे में, जबकि C खाली कर सकता है 30 घंटे में। यहाँ आप लेंगे LCM, और यहाँ पर आयतन आएगा, दक्षता आएगी, कैपेसिटी आएगी, दक्षता नहीं कैपेसिटी आएगी, कितनी, यहाँ पर आ जाएगी 30। 5 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, आपने कहा 6 बार, 6 के पहाड़े में 5 बार, क्योंकि ये भरने वाले हैं तो पॉजिटिव साइन देंगे, और 30 के पहाड़े में 30 आता है एक बार, ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव साइन देंगे। कहता क्या है, यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा।
खोल देते हैं, कितना भरना है 30 आपको, टोटल ये है आपकी दक्षता मतलब कैपेसिटी, कितना आयतन भरवाना है तीनों से, तो तीनों की दक्षता लगेगी। तो समय निकालने के लिए आपको पता है समय बराबर होता है कार्य जो कि कितना करना है बट्टे दक्षता, 6 5 11 और 11 में से 1 निकाल देंगे क्योंकि ये तो भरने वाले हैं, ये तो 11 यूनिट भरेंगे जबकि 1 यूनिट खाली कर देगा। कुल मिला के 10 यूनिट से टंकी भरी जाएगी और टंकी भर जाएगी 3 घंटे में। और यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। 1 सेकेंड, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम करना चाह रहे हैं 26वां, और 26वां हमसे कहने की क्या कोशिश करता है ये भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न हमसे कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है कि क्यूब रूट ऑफ 40, ठीक है, यानी कि 40 का जो घनमूल है उसका परिमेयकरण गुणनखंड क्या है, यानी कि ये कह सकते हैं इसका परिमेय गुणनखंड पूछा है। कंफर्म, यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या मैं आपको अच्छे से बता दूं। रैशनलाइजिंग फैक्टर या परिमेय गुणनखंड वह गुणनखंड होता है जो इस अंडर 40 को बाहर निकाल दे। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यानी कि क्यूब रूट, छोटा बनाए क्यूब रूट अंडर 40 क्लियर में ऐसा किस संख्या का गुणा किया जाए, ऐसा किस संख्या का गुणा किया जाए, समझना अच्छे से कि यहाँ पर परिमेयकरण गुणनखंड है, यानी कि कौन सा नंबर इसका परिमेयकरण गुणनखंड है, यानी कि जो भी संख्या आए वह आपकी आ जाए परिमेय। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर में किस संख्या का गुणा किया जाए, किस संख्या का गुणा किया जाए, किस संख्या का गुणा किया जाए जिससे ये परिमेय संख्या बन जाए। तो संख्या गुणा करेंगे तो गुणनखंड ही होगा वो, जिससे ये संख्या बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूँगा तो लिखूँगा 2 की पावर 3, क्योंकि 8 पंच 40 होता है, 5 की पावर 1 या क्यूब रूट। मुझे एक बात बताइए, अलग अलग करूं तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, बाहर 2 तो निकल जाएगा, पर 5 रह जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा और 5 रह जाएगा। घात कितनी है 1, और यहाँ पर करनी कितनी है 3 के साथ। अब इसमें किसका गुणा करूं कि ये संख्या परिमेय बन जाए, क्या बन जाए परिमेय। तो आप कहेंगे 5 की पावर 2/3 का गुणा कर दीजिए, जिससे होगा क्या, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1/3, 2/3 1, जिससे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 गुणा 5 यानी कि 10। और ये जो 10 है वह संख्या है परिमेय। तो परिमेय संख्या कब आएगी, जब आप परिमेय गुणनखंड का गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या है आपका 5 की पावर 2/3, और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अब डेली सेशन आएंगे, ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं क्योंकि टाइम का अभाव है, इसलिए मैं आज करा नहीं पा रहा। तो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।